गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज पुस्तर में आपका स्वागत है। मैं पवन पांडे आज आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो है कूलाम बल का सदिश निरूपण आपके सामने लाया हूँ। और आप लोगों ने इसके पहले कूलाम बल पढ़ा था, वहाँ से क्या आप लोगों ने मात्रक निकाला था, निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक निकाला था, माध्यम पे किस तरह से जो है ये डिपेंडेंट होता है। आज हम क्या पढ़ेंगे, कूलाम बल का सदिश निरूपण। तो हम जानते हैं कि कूलाम के नियम से बल F का मान जो आपको मिला था वो यहाँ पे K Q1 Q2 बटे क्या R², ये आपको मान निकला था, जहाँ पे K क्या था, नियतांक था। जो बल का मान यहाँ पे आपको मिला है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, केवल परिमाण को। ध्यान दीजिएगा, यह बल जो है वह किसको प्रदर्शित केवल कर रहा है, परिमाण को। और जबकि हम जानते हैं कि बल एक सदिश राशि है और सदिश राशि में परिमाण तथा दिशा दोनों का होना अनिवार्य है, तो हम इस तरह से वैद्युत बल का सदिश निरूपण के रूप में हम परिमाण के साथ साथ दिशा का भी अध्ययन करेंगे। और वो हम किससे करते हैं, कूलाम बल का सदिश निरूपण से। तो देखिए आप लोग, इसके लिए हम एक x अक्ष और एक क्या है, y अक्ष। हमने एक x अक्ष माना और एक क्या y अक्ष माना, जहां पे O क्या है, मूल बिंदु है, O है मूल बिंदु। अब ध्यान दीजिए, आप दो आवेशों को आप लोग को इस x और y तल में रखना है। तो हम एक आवेश को यहाँ पे रख दिए और एक आवेश को यहाँ पे रख दिए। इस आवेश को हमने माना Q1 है और दूसरे वाले आवेश को हमने क्या मान लिया, Q2 है। अब आप इस मूल बिंदु से Q1 की स्थिति आपको दिखानी है, Q2 की स्थिति दिखानी है। तो एक चीज आपको ध्यान रखिएगा, किसी भी आवेश का या किसी भी वस्तु का अगर जो आपको स्थिति दिखाना है तो हम उसे सदिश निरूपण करके उसकी स्थिति को दिखाते हैं। इसी को हम सदिश निरूपण करते हैं। यानी Q1 की स्थिति दिखाएंगे हम तो एक सदिश हमको खींचना पड़ेगा, Q2 की स्थिति दिखाएंगे तो एक सदिश हमको खींचना पड़ेगा। और Q1 की स्थिति दिखाने के लिए जो सदिश का मान होगा वह O से एक लाइन स्टार्ट होगी और इसका एरो यानी जो है इसका तीर जहाँ पे खत्म होगा वो उस बिंदु की स्थिति कहलाती है। Q2 की स्थिति पुनः हम इस मूल बिंदु से खींचेंगे तो ये हो जाएगी Q2 की स्थिति हो जाएगी। यानी एक हमने सदिश खींचा जिसका तीर का चिन्ह हमेशा उस तरफ होना चाहिए जिसकी हमको क्या स्थिति दिखानी हो। हमको Q1 की स्थिति दिखानी है तो तीर हम Q1 की तरफ बनाएं, हमको Q2 की स्थिति दिखानी है तो तीर हम Q2 की तरफ बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक की हमने दूरी माना है, क्या है ये R1। अब वेक्टर है, चूंकि सदिश है तो हमने R1 मान लिया। यहाँ से इसको क्या मान लिया, R2 वेक्टर मान लिया। अब हम इसे लिखेंगे क्या, ये आपको ध्यान देना है। तो R1 बराबर आप लिख सकते हैं वेक्टर R1 बराबर यहाँ पे Q1 की स्थिति मूल बिंदु O के सापेक्ष, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या, वेक्टर R2 बराबर Q2 की स्थिति मूल बिंदु O के सापेक्ष, ये आपका हो गया। ध्यान दीजिए, हमने इनका नामकरण कर दिया, क्योंकि O से मूल बिंदु से स्टार्ट होकर Q1 पे खत्म हुआ तो Q1 की स्थिति मूल बिंदु O के सापेक्ष, ये भी मूल बिंदु से स्टार्ट हो गए, तीर खत्म हुआ Q2 पे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं Q2 की स्थिति मूल बिंदु O के सापेक्ष। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अगर जो आपको यहाँ पे Q1 की स्थिति
Q2 के सापेक्ष दिखानी है, यानी इसकी स्थिति दिखानी है इसके सापेक्ष। तो हमने बताया कि अगर इसकी स्थिति दिखानी है तो यह T2 से एक लाइन, एक सदिश खींचेंगे। तो यहाँ से Q2 की तरफ एक हमने क्या किया, सदिश खींच दिया। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये चीजें क्या है, R12 वेक्टर R12। ध्यान दीजिएगा, वेक्टर R12 का मतलब क्या है, यहाँ से Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष, यानी 1 मतलब Q1 की स्थिति हम दिखा रहे हैं और किसके सापेक्ष, Q2। जस्ट हम अगर जो Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष दिखाएंगे तो तीर आपका जिसकी स्थिति हमको दिखानी रहती है, तीर उधर ही रहता है, यानी एक सदिश खींचेंगे, एक लाइन पहले, और तीर जिसकी स्थिति दिखानी रहती है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं R21। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको पूरी अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए, यानी एक एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझना है कैसे क्या हुआ है। यानी हम यहाँ से देखिए, हमको Q1 की स्थिति दिखानी थी मूल बिंदु के सापेक्ष, तो Q1 की स्थिति मूल बिंदु O के सापेक्ष, यानी हमको एक लाइन खींचना पड़ेगा, एक सदिश खींचना पड़ेगा जिसकी स्थिति आपको दिखानी रहती है। ध्यान दीजिएगा, जिसकी स्थिति आपको दिखानी रहती है, एरो का जो चिन्ह होता है वह उसी की तरफ रहता है। हम अगर जो एरो इस तरफ कर देंगे तो गलत माना जाएगा, क्योंकि सदिश में आप क्लास 11th में आप पढ़े हैं कि सदिश को निरूपण करने के लिए हमेशा क्या, तीर यानी परिमाण के साथ साथ दिशा भी होना चाहिए। और अगर जो हम केवल एक लाइन खींच देंगे तो लाइन का न तो आपका यहाँ पे हिंट पता चल रहा है और न तो ये पता चल रहा है स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। तीर आपको डायरेक्शन देता है, एक दिशा दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यही डायरेक्शन उधर ही रहेगा जिसकी हमको स्थिति दिखानी है, उसी की तरफ हम तीर का चिन्ह लगाएंगे। ऐसे हम यहाँ पे किए थे कि Q1 की स्थिति हमको Q2 के सापेक्ष दिखानी है, तो जिसके सापेक्ष दिखानी है लाइन वहीं से, एरो वहीं से स्टार्ट होगा और खत्म कहाँ पे होगा, जिसकी हमको स्थिति दिखानी रहती है और जिसके सापेक्ष यानी Q1। हमको Q2 को दिखाना है तो इधर से लाइन स्टार्ट होगी और खत्म किधर होगी, जिधर क्या, जिसकी हमको स्थिति दिखानी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यानी वेक्टर R12 बराबर हम लिख सकते हैं Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष, यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आपका R21, वेक्टर R21 बराबर हो जाएगा Q2 की स्थिति किसके सापेक्ष हो जाएगा, Q1 के सापेक्ष हो जाएगा, ये चीज। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब आपको देखना है कि इसके ये जो आपका डिफरेंट है Q1 और Q2, इससे पहले जब हम पढ़ते थे दो आर्म्स Q1 और Q2 एक दूसरे से R डिस्टेंस पे थे, जो कि यहाँ पे आपका दूरी दे दिया है, कितना R दे दिया है। अब हम नेक्स्ट में आएंगे कि यदि हम किसी भी आवेश का हमको डायरेक्शन बताना है तो हम कैसे बताएंगे। यानी ये दोनों आवेश समान प्रकार के आवेश हैं, और जो समान प्रकार के आवेश हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यानी जो Q1 है वो Q2 पे बल लगाएगा और जो Q2 है वो किस पे बल लगाएगा, Q1 पर बल लगाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, Q2 पर Q1 के कारण बल कितना होगा, यानी Q2 पर हमको बल लगाना है किसके कारण, Q1 के कारण, तो ये बल इसको इधर लगाएगा, तो ये आपका इसका एक डायरेक्शन यहाँ पे ये हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं या अब ध्यान दीजिएगा, बल किस पे लग रहा है, दूसरे वाले पे बल लग रहा है, यानी यहाँ पे F21 कौन बल लगा रहा है, पहला वाला बल लगा रहा है, यानी Q2 पर Q1 जो है वो बल लगा रहा है। तब हम यहाँ से लिख सकते हैं वेक्टर F21 बराबर Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, ये हो जाएगा।
अगर आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, आपको यदि F12 का मतलब क्या है, यह Q2 भी इस पर बल लगाएगा, यदि इस पर भी बल लगाएगा, चूंकि प्रतिकर्षण होगा तो ये दूर भागेगा, तो इसका भी चिन्ह आपका क्या होगा, ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक एक जो फिगर बना है वह एक कंसेप्ट पे बना है, तो इधर तीर नहीं लगाया गया, तो इधर तीर नहीं लगाया गया, तीर इधर क्यों जा रहा है, इस सब का एक कंसेप्ट होता है, क्योंकि ये दोनों पहले से ही कह दिया है कि समान प्रकार के आवेश हैं। अब ध्यान दीजिएगा, F12 मतलब Q1 पर जो बल लगेगा वो अब कौन लगाएगा, Q2 लगाएगा, तो सेम हम इसके जगह पे लिख सकते हैं Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल, ये आपका हो जाएगा। यहां तक हमने समझा। अब आपको फिर से ध्यान देना है कि अभी तक आप केवल परिमाण जान रहे हो, यदि हमको इस वेक्टर F12 यानी इसका हमको दिशा निकालनी है, तो हम दिशा निकालने के लिए हमेशा क्या, जैसे हम R12 कैप को हम बोलते हैं क्या, एकांक सदिश, इसको बोला जाता है एकांक सदिश। ध्यान दीजिएगा, आप 11 में पढ़े हैं, एकांक सदिश भी एक ऐसा सदिश होता है जो कि क्या बताता है, दिशा बताता है। यदि आपको वेक्टर R12 की दिशा बतानी है तो आप पहले क्या करिएगा, आपको R12 कैप एकांक सदिश निकालना पड़ेगा, और वही एकांक सदिश वेक्टर R12 का क्या हो जाएगा, जो है वो दिशा हो जाएगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं R12 कैप बराबर, यह क्या हो जाएगा, वेक्टर R12 की एकांक सदिश, यानी ध्यान दीजिएगा ये कैसे किए हैं, वेक्टर R12 यानी वेक्टर R12 इसकी एक डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन को हम किससे, जहां भी दिशा का अगर जो हमको मान निकालना है वहां पर भी हम क्या कैप का इस्तेमाल करेंगे, तो R12 जो कैप रहेगा वो इसकी दिशा बताएगा, वेक्टर R12 का। इसी तरह से R21 कैप ये किसकी दिशा बताएगा, R21 वेक्टर की एकांक, इस तरह से ऐसे हम निकालेंगे क्या, R12 और क्या R21। अब इस तरीके से हम क्या ध्यान दें, अब हम आ जाएं, आपको परिमाण पता है यहाँ पे, तो आप बल से निकालिए। हम पहले क्या निकाले, F12, उसके बाद क्या निकाले, F21। तो ध्यान दीजिएगा, अतः कूलाम के नियम से देखिए क्या हो जाएगा, वेक्टर F12 बराबर के Q1 Q2 बटे क्या R², यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। और आपको ये ध्यान देना है कि पहले हम परिमाण को लिखते हैं, पहले क्या परिमाण को लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, दिशा लिखते हैं। तो इसका ये परिमाण हो गया, और दिशा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर F12 यानी यहाँ पे ये वेक्टर है, आप यहाँ पे दिखा दीजिए वेक्टर F12, यानी Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल, इसका डायरेक्शन ये चीज है, यानी ये क्या बता रहा है, दिशा। तो इसकी दिशा जो होगी वो किसकी दिशा होगी, वेक्टर R12 यानी इसकी जो दिशा होगी, यानी F12 की जो दिशा होगी वही दिशा वेक्टर R12 की होगी, और इसके वेक्टर R12 की जो दिशा है, और दिशा R12 का ज्ञात करने के लिए हम इसके लिए क्या R12 कैप का इस्तेमाल करते हैं। तो वेक्टर F12 बराबर यहाँ पे R12 पे क्या लिख सकते हैं, कैप, ये हो गया। इसी तरीके से हम क्या F21 वेक्टर F21 बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे परिमाण K हो गया, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो
गया, ये बटे क्या हो गया आर स्क्वायर हो गया। यहाँ पे F21 है तो F21 दिशा बता रहा है किसका, यानी Q2 का। तो सेम इसी तरीके से आपका क्या होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं R21 और सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा कैप होगा, तो इसको आप यहाँ पे कैप लगाइएगा क्योंकि 21 पे जो दिशा है वही दिशा क्या है, वही दिशा R21 वेक्टर R21 की है, और जो वेक्टर R21 है वही चीज क्या है, एकांक सदिश क्या है, एकांक सदिश वेक्टर R21। तो यहाँ पे हमने एकांक सदिश R21 लिख दिया है। यानी इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो R12 कैप है और R21 कैप है, ये जो दिशा है वो दिशा ये थी, ये और इसकी दिशा ये, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। ध्यान दीजिएगा दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं, उल्टा है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, R12 का कैप बराबर माइनस R21 के कैप के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा जहां पे R12 है वहां पे हम माइनस R21 अगर लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों का डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। तो यदि हम यहाँ पे इसको आप समीकरण मान लीजिएगा एक, इसको 2 कर दीजिएगा। अब यहाँ से देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, F12 बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस पहले हो जाएगा, R12 की जगह पे हम यहाँ पे R21 कैप लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए इतने की जगह पे आपका क्या मान आया है, वेक्टर F21 मान आया है, क्योंकि ये वेक्टर F21 का मान क्या है, K Q1 Q2 बटे क्या है R स्क्वायर और इनटू R21 क्या है कैप है। तो इतने की जगह पे हम लिख सकते हैं वेक्टर F12 बराबर माइनस वेक्टर F21 के हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसका जो मान निकल गया, यानी कंक्लूजन करके ये निष्कर्ष निकल रहा है कि ये न्यूटन के गतिविषयक तृतीय नियम को पालन करता है, यानी जो बल है वो परिमाण में एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं, परंतु इनकी जो दिशा है वह क्या है, विपरीत है। यानी दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है इसमें वह परिमाण में क्या है, बराबर है, लेकिन दिशा में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो यहाँ से आपका एक निष्कर्ष निकल के आया। और सदिश निरूपण आप जब भी करिएगा तो ये आपका क्या होगा, सदिश निरूपण होगा। यानी कूलॉम बल का हम इस तरह से क्या करेंगे, सदिश निरूपण करेंगे। तो स्टूडेंट एक बार इसको फिर से देखिए, आप लोग फिगर से बस समझिए और ध्यान से आप लोग देखिए। और अगर जो आप जो है वीडियो को थोड़ा थोड़ा रोक के और नोट करते हुए चलिए, क्योंकि नोट नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, कूलॉम बल का सदिश निरूपण हमने दो अक्ष बनाया, एक x अक्ष और एक क्या y अक्ष। दो आवेश को हम इस तल में रखते Q1 और एक क्या हो गया, Q2 हो गया। अब इन दोनों आवेशों की हमको स्थिति बतानी है, और किसी भी बिंदु या किसी भी वस्तु का हमको अगर स्थिति बतानी हो तो हम क्या करते हैं, एक सदिश खींचते हैं, एक सदिश खींचेंगे और वही सदिश क्या होता है, स्थितीय सदिश होता है। उसका स्थिति सदिश हम उसे ही कहते हैं यदि किसी वस्तु की क्या हो, स्थिति को हमको बतानी है। तो स्थिति बताने के लिए हम मूल बिंदु से एक सदिश खींचें और उस सदिश का जो चिन्ह होगा वो हमेशा क्या होगा, जिसकी स्थिति बतानी है उसी के तरफ होगा। Q1 की स्थिति बतानी है तो यहाँ पे क्या होगा, Q1 की स्थिति मूल बिंदु O के सापेक्ष। हम यहाँ पे Q2 की स्थिति अगर हमको दिखानी है तो Q2 की स्थिति मूल बिंदु क्या होगा, O के सापेक्ष होगा। अब ध्यान दीजिए, हम इन दोनों की स्थिति तो बता दिए, लेकिन अब अगर जो हमको Q1 की स्थिति बतानी है Q2 के सापेक्ष, तो ये हम कैसे बताएंगे। तो यहाँ पे आप यहाँ से Q2 से एक एरो खींचिए और यहाँ पे Q1 तक खत्म करिए। मैंने बताया कि जहाँ खत्म होता है उसका स्थिति बताते हैं। तो आपका हो गया Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष। तो आपको अगर जो Q2 की स्थिति बतानी है तो Q1 से एक लाइन खींचिए और उसका एरो Q2 पे क्या है, खत्म हो रहा है। तो आप
आप यहाँ से लिख सकते हैं Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष। अब ध्यान दीजिए, चूंकि दोनों समान प्रकार के आवेश हैं तो ये एक दूसरे पे क्या करेंगे, बल लगाएंगे। जैसे यहाँ पे ये Q1 है और मान लीजिए प्लस Q2 है, तो ये Q2 इस पे बल इधर लगाएगा और ये Q1 बल इसको इधर लगाएगा। तो ध्यान दीजिए, Q1 पर बल एक बार Q2 लगाया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए F21 मतलब Q2 पर, इस Q2 पर Q1 ने बल लगाया तो Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला क्या हो गया, बल हो गया। वेक्टर F12 इस Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला जो बल हो गया वो क्या हो गया, वेक्टर F12 हो गया। अब इसका एकांक सदिश हमको दिखाना है कि इसकी दिशा क्या है, और आपको दिख रहा है कि दिशा ज्ञात करने के लिए हम हमेशा जिसकी दिशा ज्ञात करनी है वेक्टर R12 के लिए हमको दिशा दिखानी है तो हम हमेशा R12 कैप का इस्तेमाल करेंगे। यही कैप वेक्टर R12 एकांक सदिश होता है और जिससे हम क्या वेक्टर F12 का भी हम दिशा मान सकते हैं, जिसको हमने यहाँ पे दिखाया है। सेम ये चीज यहाँ पे हमने दिखाया है। अब यहाँ पे क्या किया गया है, चूंकि दोनों जो एकांक सदिश हैं वो परस्पर क्या है, विपरीत हैं, तो विपरीत होने के कारण R12 कैप बराबर हम -R21 लिख सकते हैं और ये मान आप यहाँ पे पुटअप करेंगे तो इस तरह से आपका F12 बराबर माइनस क्या हो जाएगा, वेक्टर F21, जिससे आपका ये पता चल रहा है कि ये दोनों परस्पर बराबर है परिमाण में और दिशा में विपरीत है। तो आप लोग इसको नोट करिएगा, समझिएगा। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।